साल 1960 कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। उस दौर में सोवियत यूनियन के अंडर आने वाले कंट्रीज में जितने भी सीआईए एजेंट्स और यूएस डिप्लोमैट्स काम करते थे, उनको अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही सीक्रेट और शॉकिंग इंस्ट्रक्शन दी जाती। उन्हें बोला जाता था, अगर किसी देश में इमरजेंसी हो जाए, जंग छिड़ जाए या तुम्हारी जान पर बनाए, तो भागकर यूएस एम्बेसी मत जाना, सीधे सबसे पास वाले पैन एम एयरलाइन के ऑफिस भागना। जरा सोचो, एक कंट्री की ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्बेसी नहीं, बल्कि एक प्राइवेट एयरलाइन का टिकट काउंटर एक स्पाई के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता था। आखिर क्यों? क्योंकि पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज यानी पैन एम सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, वह हवा में तैरता हुआ अमेरिका का एम्पायर थी। पैन एम इतनी पावरफुल थी कि उसके पास अपने पोर्ट्स थे, अपने लग्जरी होटल्स थे और उनके प्लेन्स किसी भी इमरजेंसी में यूएस आर्मी की तरह लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए रेडी रहते थे। यह वही कंपनी थी जिसने दुनिया को जेट एज में एंट्री करवाई। बोइंग 747 जैसा जायंट जंबो जेट बनाया और आसमान पर राज किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी पावरफुल और आइकॉनिक कंपनी अचानक बैंकरप्ट हो गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई? आज के इस एपिसोड में हम पैन एम के इसी सेंसेशनल राइज और पेनफुल कोलैप्स की पूरी इनसाइड स्टोरी समझेंगे। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1920 के दशक में। उस टाइम एविएशन इंडस्ट्री अभी बचपन में थी। फ्लाइंग को बहुत डेंजरस, एक्सपेंसिव और सिर्फ थोड़े से क्रेजी लोगों का काम माना जाता था। लेकिन एक इंसान था जिसके पास कमाल का विजन था, ज्वान ट्रिपे, पान एम का फाउंडर। जब बाकी अमेरिकन एयरलाइंस यूएस के अंदर ही छोटे छोटे सिटीज के बीच रूट्स के लिए लड़ रही थीं, तब जुआन ट्रिप ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अमेरिका के बाहर ओशंस के पार अपना नेटवर्क बिछाना शुरू किया। 1930 के दशक में पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज ने लॉन्च किए अपने फेमस क्लिपर सी प्लेन्स। ये ऐसे प्लेन्स थे जो लैंड पर नहीं, बल्कि पानी पर लैंड करते थे। इन्हीं प्लेन्स से पैन एम ने कैरेबियन, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक ओशन और फिर एशिया तक अपनी रीच बनाई। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, आज पूरी दुनिया में पायलट्स जो ब्लू सूट, कैप और शोल्डर्स पर 4 स्ट्राइप्स पहनते हैं, उसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, बल्कि पैन एम के सीईओ जुआन ट्रिप ने ही की थी। उन्होंने पायलट्स को नेवी कैप्टन्स जैसा लुक दिया ताकि पैसेंजर्स को उन पर पूरा ट्रस्ट हो सके। उस दौर में पैन एम में फ्लाई करना सिर्फ ट्रैवल नहीं था, बल्कि स्टेटस सिंबल था। इसमें किंग्स, प्रेसिडेंट्स, हॉलीवुड स्टार्स और टॉप बिजनेसमैन ट्रैवल करते थे। पैन एम स्लोली अमेरिका का डे फैक्टो फ्लैग कैरियर बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई। 1950s के एंड में पनेम ने एक ऐसा दांव खेला जिसने ग्लोबल ट्रैवल को हमेशा के लिए बदल दिया। पैन एम गया बोइंग के पास और उन्होंने बोइंग 707 का ऑर्डर दिया। इस एक प्लेन ने जेट इंजन की मदद से ओशंस को छोटा कर दिया। जो ट्रैवल पहले शिप्स या पिस्टन प्लेन्स से दिनों में होता था, अब वह कुछ घंटों में होने लगा। इसको बोला गया द जेट एज। लेकिन जुआन ट्रिप ने इतने पर ही नहीं रुके। 1960 के दशक के बीच में उन्होंने बोइंग से एक ऐसी डिमांड की जिसने बोइंग के इंजीनियर्स के भी होश उड़ा दिए। जुआन ट्रिप ने कहा, मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए जो बोइंग 707 से डबल बड़ा हो। एंड बूम, इस तरह बर्थ हुआ बोइंग 747 क्वीन ऑफ द स्काईज जंबो जेट का। जब 1970 में पैन एम ने बोइंग 747 को अपनी फ्लीट में शामिल किया तो दुनिया हैरान रह गई। डबल डेकर प्लेन, प्लेन के अंदर लग्जरी बार, रेस्टोरेंट स्टाइल डाइनिंग और एक साथ हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर। 747 की वजह से पहली बार नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल अफोर्ड कर पाए। पैन एम अपनी सक्सेस के सबसे पीक पर था, लेकिन किसको पता था कि यही बोइंग 747 पैन एम के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि इतनी बड़ी और सक्सेसफुल एयरलाइन आखिर डूबी कैसे? एक्चुअली पैन एम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। पैन एम को 1950 के दशक और 60 के दशक के स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स वाले एनवायरनमेंट में काम करने की आदत थी। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन सी एयरलाइन कहां फ्लाई करेगी,
और टिकट प्राइस क्या होगा। कंपटीशन जीरो था और टिकट प्राइसेस स्काई हाई थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल था। पैन एम के पास यूएस के अंदर का कोई डोमेस्टिक नेटवर्क नहीं था। सिंपलर वर्ड्स में समझते हैं, अगर किसी पैसेंजर को शिकागो से लंदन जाना होता तो पैन एम उसे शिकागो से न्यूयॉर्क नहीं ला सकती थी, क्योंकि पैन एम को यूएस के अंदर फ्लाई करने की परमिशन ही नहीं थी। पैन एम सिर्फ न्यूयॉर्क से लंदन फ्लाई कर सकती थी। जब तक टिकट के दाम महंगे थे यह चल गया, लेकिन 1973 में आया ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। फ्यूल कीमतें आसमान छूने लगी। रिसेशन की वजह से लोगों ने ट्रेवल कम कर दिया। अब सोचो, पैन एम के पास जायंट बोइंग 747 प्लेन्स थे। एक 747 को उड़ाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, और अगर प्लेन आधा खाली उड़े तो कंपनी को हर फ्लाइट पर करोड़ों का लॉस होने लगा। रियल डिजास्टर आया 1978 में, जब यूएस गवर्नमेंट ने पास किया एयरलाइन डिरेगुलेशन एक्ट। गवर्नमेंट ने एयरलाइन इंडस्ट्री से अपना कंट्रोल हटा लिया। अब कोई भी एयरलाइन किसी भी रूट पर फ्लाई कर सकती थी और टिकट के दाम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती थी। अचानक से बाकी यूएस एयरलाइंस जैसे डेल्टा, अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड ने अपने पैसेंजर्स को पूरी कंट्री से कलेक्ट करके डायरेक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स देना शुरू कर दिया। उन्होंने बना लिया हब एंड स्पोक सिस्टम। पैन एम अकेला पड़ गया। उनके पास डोमेस्टिक पैसेंजर्स लाने का कोई जरिया नहीं था। पैनिक में आकर पैन एम ने 1980 में एक फास्ट डिसीजन लिया। उन्होंने नेशनल एयरलाइंस नाम की एक डोमेस्टिक कंपनी को खरीद लिया। पेपर पर यह डील अच्छी लग रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली यह एक टोटल डिजास्टर निकली। पैन एम ने इस मर्जर के लिए बहुत बड़ा कर्जा ले लिया। दोनों कंपनीज के सिस्टम्स और स्टाफ आपस में मैच ही नहीं कर पाए। ऐसे मुश्किल वक्त में पैन एम ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट्स बेचना शुरू किया। 1985 में उन्होंने अपने सारे पैसिफिक रूट्स यूनाइटेड एयरलाइंस को बेच दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी आइकॉनिक पैन एम हेडक्वार्टर्स भी बेच दी। कंपनी अंदर से खोखली हो चुकी थी, लेकिन तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। 21 दिसंबर 1988 पैन एम फ्लाइट 103 लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। जब प्लेन स्कॉटलैंड के लॉकरबी टाउन के ऊपर से गुजर रहा था, तब प्लेन के अंदर टेररिस्ट्स का रखा हुआ एक बम ब्लास्ट हो गया। प्लेन हवा में ही फट गया और 270 लोग मारे गए। इस हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऑल्दो इसमें पैन की कोई डायरेक्ट गलती नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी फ्लॉज और बैड मीडिया कवरेज की वजह से लोगों का ट्रस्ट पैन एम से पूरी तरह हट गया। लोगों को पैन एम में फ्लाई करने से डर लगने लगा। इसके ठीक बाद 1990 मेन गल्फ वॉर शुरू हो गया। फ्यूल प्राइसेस फिर से बढ़ गए और इंटरनेशनल ट्रैवल एकदम ड्रॉप हो गए। अब पैन एम के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपने आखिरी अटलांटिक रूट्स डेल्टा एयरलाइंस को बेच दिए। डेल्टा ने कुछ टाइम तक पैन एम को फंड्स देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन जब लॉस कंट्रोल से बाहर हो गया तो डेल्टा ने भी हाथ खींच ली। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया। 4 दिसंबर 1991 पैन एम ने ऑफिशियली अपने सारे ऑपरेशंस शट डाउन कर दी और बैंकरप्सी फाइल कर दी। 64 साल तक आसमान पर राज करने वाली, दुनिया को मॉडर्न फ्लाइंग सिखाने वाली एयरलाइन एक रात में हिस्ट्री बन गई। पैन एम का गिरना सिर्फ एक कंपनी का बंद होना नहीं था, यह एक युग का अंत था। पैन एम किसी एक गलत डिसीजन से नहीं डूबा। वह इसलिए डूबा क्योंकि वह 1950 के दशक की दुनिया के हिसाब से बना था, और जब 1980 के दशक में मार्केट बदला, कंपटीशन आया और बिजनेस फास्ट हुआ, तो यह जायंट एयरलाइन खुद को चेंज नहीं कर पाया। आज भी जब हम पायलट्स के यूनिफॉर्म्स देखते हैं या बोइंग 747 को फ्लाइंग करते देखते हैं, हम कहीं ना कहीं पैन एम की ही लेगेसी को देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर पैन एम ने टाइम रहते अपना डोमेस्टिक नेटवर्क बना लिया होता तो क्या वह आज भी जिंदा होता? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।